जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान चौधरी। इस वक्त लाहौर में धुंध पड़ी है, लेकिन लाहौर का सियासी मौसम बहुत गर्म है और इस वक्त हम पाकिस्तान के सबसे देखे और सुने जाने वाले जर्नलिस्ट इमरान रियाज साहब के साथ मौजूद हैं। ऐसे मौके पर इनके साथ मौजूद होना मेरे ख्याल से ये भी एक हमारे लिए जो नए जर्नलिस्ट हैं उनके लिए बड़ी एक सीखने की बात है। सर अभी आपने धुंध में क्रिकेट भी खेली है। क्रिकेट भी खेली है बिल्कुल। तो बल्कि हम क्रिकेट खेल के तो पसीना भी आ गया और बड़े अरसे बाद क्रिकेट खेली है। तो ये सर आज असम्बली में बड़ा जो है ना लाहौर में माहौल गर्म है, लेकिन आप यहाँ पे इजी बैठे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या ऑप्शन क्या है, वैसे क्या हो सकता है? वो जिन्होंने माहौल गर्म किया है वही ठंडा करेंगे। और उसमें क्योंकि हमारा तो काम है उसको रिपोर्ट करना, हक़ाइक़ को सामने लेकर आना, अपना एनालिसिस करना और जो ऑप्शन हैं उनको सामने रखना। जब भी कोई गैर कानूनी हो रहा हो तो उसके बारे में ज़रूर बात करना। जब भी कोई ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा हो तो उसके बारे में ज़रूर बात करना। कभी किसी को हमारी बातें पसंद आती हैं और कभी नहीं आती हैं, तो वो उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। तो इसमें सिंपली सबके पास ऑप्शंस बड़े महदूद हैं। इमरान खान साहब ने जब असम्बलियाँ तहलील करने का फ़ैसला किया वो उस वक्त भी कर सकते थे, लेकिन मेरी दानिश में वो हमेशा एक पॉलिसी पे चलते हैं कि चीज़ों को आखिरी वक्त तक ले जाते हैं। जब चीज़ें आखिरी वक्त तक जाती हैं तो आखिरी आदमी तक जो है एक्सपोज। वो एक्सपोज हो जाता है। तो वही वाली पॉलिसी मुझे दोबारा लग रही है। उन्होंने जानबूझकर जुमे तक का वक्त दिया था ताकि ये सारे लोग एक्सपोज हों। नंबर एक तो ये एक्सपोज हुआ कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ 13 जमातें इमरान खान को चैलेंज कर रही थी कि आप असम्बलियाँ तहलील करें और मैदान में आएँ, हम आपका मुकाबला इलेक्शन में करना चाहते हैं। ये सब कह रहे थे और बार बार कह रहे थे। तो इमरान खान साहब ने इनको एक्सपोज किया कि मैं जब असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान करूँगा तो ये भाग जाएंगे, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। फिर उसने दिखाया कि जिस तरह तहरीक अदम एतमाद, फिर एतमाद का वोट, फिर बाकी चीज़ें हुई, इन सारी चीज़ों ने ये साबित किया कि ये लोग इलेक्शन से वाकई भाग रहे हैं। दूसरा, कुछ लोग एक्सपोज हो गए हैं, कुछ पसे पर्दा लोग एक्सपोज होने वाले हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो भी एक्सपोज हो जाएंगे, लेकिन होगा वही जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी है और जो पाकिस्तान की आवाम चाहती है। आप बंद बांध सकते हैं आवाम के सामने, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। अब सबके पास अपने अपने ऑप्शन हैं, सारे अपने अपने ऑप्शंस अडॉप्ट कर रहे हैं। ये जो कहा जा रहा है कि फ़ौज को बुलाने का सोच रही है हुकूमत, वो किस तरह बुला सकती है और क्या फ़ौज आएगी अवाम के सामने? पहले तो हमने देखा है कि एक बार टैंक निकले हैं लाहौर में बाहर। 18वीं तरमीम के बाद जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सूबाई हुकूमत का काम है। और वो टैंक नहीं थे, वो बख्तरबंद गाड़ियाँ थीं और टैंक बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कैंट में निकाले थे। वो गैर ज़रूरी था, वो भी नहीं आने चाहिए थे मेरे ख्याल में। वो गैर ज़रूरी था, लोग अपने ही हैं, अपने ही इदारे हैं, तो ऐसे तो ये गैर ज़रूरी, मुझे ऐसा लगा गैर ज़रूरी है। अब उसमें इस वक्त जो फ़ौज बुलाने का इख्तियार है वो सूबाई हुकूमत के पास है। 18वीं तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत किसी सूबे में फ़ौज को नहीं भिजवा सकती जब तक कि बैरूनी ख़तरा इस तरह का मौजूद ना हो कि बाहर से कोई हमलावर आ गए हैं या उस सूबे के ऊपर किसी और ने बाहर से हमला कर दिया। ऐसा तो कुछ है नहीं, गवर्नर राज भी नहीं लग सकता इस वजह से। तो ये सिर्फ धमकियाँ और कुछ भी नहीं है। फ़ौज को अगर बुलाना पड़ेगा तो वो सूबाई हुकूमत लिखेगी और आइन के मुताबिक फिर वो फ़ौज को बुलाएगी और फ़ौज अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा करेगी उस वक्त। सर DGISPR का एक बयान आया कि जो हमारे खिलाफ जाएगा हम उसको सर, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने ये कहा कि जो हमारे खिलाफ जाएगा उसका सर कुचल देंगे। फिर आपने ट्वीट किया कि जो पाकिस्तान के, ये वो मुझे किस कॉन्टेक्स्ट में लिया मुझे गया? पढ़ने में बड़ा अजीब लगा, तो मैंने कहा पाकिस्तान लिखना चाहिए यहाँ पे, तो मैंने फिर पाकिस्तान लिख दिया। हाँ, उन्होंने मेरे ख्याल से तालिबान के कॉन्टेक्स्ट में किया था, लेकिन लोग उसको पॉलिटिक्स के उसमें नहीं, मैंने तो उसको सिर्फ एक जगह लिखा हुआ पढ़ा ऐसे ही। मुझे नहीं पता था कि ये उस कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन मैंने जैसे ही उसको देखा तो मुझे लगा यहाँ लफ्ज़ पाकिस्तान की कमी है, तो मैंने पाकिस्तान लिख दिया। सर बेनज़ीर के ख़िलाफ़ भी गंदी तस्वीरें और इस तरह की पॉलिटिक्स की गई, लेकिन वो दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनी। फिर उसको एक ही रास्ता रह गया कि उसको ख़त्म किया जाए, उसको जान से मारा गया। तो खान साहब के ख़िलाफ़ भी सारे हरबे इस्तेमाल कर चुके हैं, ऑडियोज़ भी आ चुके हरबे हैं। इस्तेमाल करने वाले वही पुराने लोग हैं। देखिए, वही पुरानी ताकतें हैं, वही एस्टेब्लिशमेंट है और वही पुराने हरबे हैं और उनके मोरे भी वही हैं। और जो उनके मोरे हैं वो वही लोग हैं और उसी तरह के लोग हैं। यानी यही नवाज शरीफ साहब भी पहले मोरा बन के काम कर रहे थे, आज नवाज शरीफ साहब के बच्चे और उनके भाई मोरा बन के काम कर रहे हैं। मियाँ साहब बदस्तूर एक बड़ा अच्छा मोरा है, वो भी काम कर रहे हैं। काम भी गंदा है, करवाने वाले भी वही हैं, करने वाले भी वही हैं।
कल टारगेट कोई और हो रहा था, आज टारगेट कोई और हो रहा है। मेरे ख्याल में असली ऑडियोज़ हैं, जाली ऑडियोज़ हैं। कौम को शायद इससे अब इतना फ़र्क नहीं पड़ता। कौम को फ़र्क पड़ता है इस बात से कि मुल्क को लूटा किसने है। कौम को फ़र्क पड़ता है इस बात से कि मनी लॉन्ड्रिंग किसने की है, करप्शन किसने की है, किक बैक्स किसने लिए हैं, किसने अपनी फैमिली को नवाजा है। अगर किसी आदमी की निजी ज़िंदगी में आपको कोई चीज़ मिल जाती है, जैसे कि आपको आज़म सवाती और उनकी एहलिया की वीडियो मिल गई, किसी ने उस वीडियो को फ़ायदा उठाया और उनकी बेटी को भेज दिया ब्लैकमेल करने के लिए, तो ये इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ? या उनकी जो वीडियो बनी उससे पाकिस्तान को नुकसान क्या हुआ? अगर कोई आदमी अपनी निजी ज़िंदगी में या अपने दीनी मामले के अंदर दुरुस्त है या गलत है, तो इसका फ़ैसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास छोड़िए। वो जानता है कि कौन क्या है। अपने गिरबान में अगर हम लोग झांकें तो हम सबके अंदर कमियां कोताहियां मौजूद होती हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये ऑडियोज़ बहुत सारी तो ऐसी हैं जो देखते ही पता चल जाता है जाली हैं, बहुत सारी ऐसी हैं बहुत हकीकत के करीब भी लगती हैं। लेकिन इससे पहले जितनी भी वीडियोज़ आई, बड़ी अजीब गंदी गंदी वीडियोज़ आई। कुछ ऐसी हैं जो पब्लिक में गई और कुछ ऐसी हैं जो मैंने अपने मोबाइल से डिलीट की जब मुझे लोगों ने दी कि आप इन पे प्रोग्राम करें। मैंने आज तक किसी एक शख्सियत की निजी ज़िंदगी के ऊपर प्रोग्राम नहीं किया। थोड़ा अर्सा पहले एक शख्स ने मुझे रब्ता किया और उसने एक बहुत बड़ी शख्सियत के बारे में दावा किया कि उसके पास उनकी वीडियोज़ हैं और वो मुझे देना चाहता है। तो मैंने उसे कहा इसको डिलीट कर दें, आप उसका पर्दा रखें, अल्लाह ताला आपका पर्दा रखेगा। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें वो करप्शन कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, मेरे मुल्क को लूट रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, कोई साजिश कर रहा है, तो वो मुझे आप दें। मेरी जिम्मेदारी है कि उसको मैं चलाऊं। लेकिन अगर निजी नौयत की है, उसकी अपनी ज़िंदगी की है, तो वो आप फिर मुझे ना दें। मैंने कभी भी, यानी मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सियासी मुखालफत हो सकती है या उनका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे से मुख्तलिफ हो सकता है। उनकी ऑडियो वीडियोज़ के ऊपर मैंने कभी किसी किस्म का एक लफ्ज़ नहीं बोला। हाँ, जहाँ पे उनकी ऑडियो वीडियो पॉलिसी बना रही थी, साजिश कर रही थी, करप्शन कर रही थी, वहाँ मैंने रुला डाला, आइंदा भी डालूंगा। तो ये किसी की भी, चाहे इमरान खान की है या किसी की भी है, निजी ज़िंदगी का उसकी सियासत से या मुल्क को लूटने से या मुल्क को चलाने से ताल्लुक़, मेरे ख्याल में कौम को ये समझ जाना चाहिए कि वो उसकी निजी ज़िंदगी, अगर फ़र्ज़ कर लें कि वो अगर ठीक भी हैं वीडियोज़ या ऑडियोज़, तो फिर भी ये उसका माजी और उसकी निजी ज़िंदगी हो सकती है। तो आपको ये देखना है कि वो आदमी आपके मुल्क को लूट रहा है या नहीं लूट रहा। अगर उसके दौर में आपका मुल्क 2 साल तक 6% की शरह से तरक्की कर रहा था, या उसके दौर के अंदर बहुत सारे ऐसे काम हो रहे थे जो आपको लगता है कि अब नहीं हो रहे, तो आप उसको वहाँ पे रख के तोलेंगे, ना कि आप ये देखेंगे कि इस आदमी का माजी में कोई ऑडियो निकल आई या कोई वीडियो निकल आई है, उसकी निजी ज़िंदगी के अंदर घुसेंगे या उसकी शादी कामयाब हो रही है नहीं हो रही। मेरे ख्याल में ये बहुत घटिया और छोटी चीज़ें, और बोने लोग ऐसी चीज़ें करते हैं। जब कुछ भी ना मिले और कुछ ना कर सकें तो फिर इस तरफ आते हैं। ये पहले भी करते रहे, अब भी करते रहे, ना पहले कभी फ़र्क पड़ा है तो ना अब पड़ेगा। सर, आज़म स्वाति की आपने बात की, उनकी ज़मानत की दरख्वास्त आज मुस्तरद हो गई है। हम ये सोच रहे थे कि शायद नई जो कमांड आई है उसके बाद इंटरफेरेंस ख़त्म हो जाएगी। आप क्या समझते नए हैं? जज साहब आए हैं, देखें जो जज साहब जिन्होंने फैसला नए तहरीर चीफ साहब किया भी, हुआ था, नए चीफ साहब भी और नए उन्होंने फैसला तहरीर किया हुआ था और उनको फैसला सुनाना था, और फैसला सुनाने से पहले वो वहाँ से चले गए, जज साहब को हटा दिया गया। नए जज साहब आए, फिर ताख़ीर होती रही और अब फैसला आया कि उनकी ज़मानत मुस्तरद कर दी गई है। जजेस ने किसी कानून का सहारा लिया होगा, लेकिन बात यह है कि 75 साल के सेनेटर के खिलाफ कानून इस तरह अमल कर रहा है, और हमारे सामने यहाँ पे बेशुमार ऐसे लोग फिर रहे हैं जिन्होंने कानून की और आइन की धज्जियाँ उड़ाई हैं। यानी इस मुल्क की कोई अदालत ये पूछेगी कि उसको नंगा किसने किया था? उसके ट्वीट पे पूरा कानून हरकत में आ रहा है, उसको नंगा करने पे कानून क्यों हरकत में नहीं आ रहा? उसका एक जुमला बोलने के ऊपर कानून सख्तियाँ कर रहा है, लेकिन वही कानून उसकी बेटी को, उसकी और उसकी बीवी की वीडियो बनाने पर खामोश है। उसका भी तो गिला है ना, उसका भी शिकवा है। कानून तो फिर सबके लिए बराबर होना चाहिए। आज़म सवाती के मामले में वही अदालत उसी दिन ये कहती है कि सिंध और बलूचिस्तान का मामला है तो वो उसको हम ऑर्डर नहीं दे सकते, और वफाकी वज़रा के मामले में वही अदालत उसी दिन ऑर्डर देती है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ऑर्डर देते हुए कहती है कि इनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। लोग साहब अंधे नहीं हैं और लोग बेवकूफ़ भी नहीं हैं। मैं इतना ही कहूँगा इस पे अब।